एमए का एमए हिस्ट्री सब्जेक्ट से सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सीरीज़ के अंदर। जून 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे वर्तमान में, तो कोड सब्जेक्ट कोड है MHI 108। 3 क्वेश्चन पीछे हो गए हैं। जो 4th नंबर अपना क्वेश्चन ये है, पर्यावरण या साम्राज्यवाद की व्याख्या कीजिए। जो पर्यावरण के ऊपर जो साम्राज्यवाद की जो भूमिका रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन है, जो आंसर है इसका, जो पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद क्या है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जो पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण के ऊपर जो साम्राज्यवाद हुआ है, ये एक अवधारणा है। जो क्या है, उपनिवेशवाद क्या होता है कि जो एक शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश के ऊपर अपना अधिकार यानी अपना शासन करना स्टार्ट कर दे। जिस तरह जो अंग्रेज़ों ने क्या है धीरे धीरे अपने भारत के ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया था ना, उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। यानी कि अपनी जो संसारी जो आर्थिक या सामाजिक जो संस्कृति है जो कमज़ोर देश के ऊपर थोप देना एक प्रकार से उनके ऊपर, कि हमारी यही जो शक्तिशाली देश है वो अपनी सारी की सारी चीज़ें कमज़ोर के देश के ऊपर थोप दे। जैसे कि ऐसे ही इस देश को चलना होगा, मेरे इशारों के ऊपर नाचना होगा। सीधी बात है, जो कि पीछे हमने देखे अपने इतिहास को पढ़ा है, हमने सुना भी है, देखा भी है। देखो, जो उपनिवेशवाद और पर्यावरण के संबंधों की क्या करता है, पड़ताल करता है। ये क्या है, हम इसके बारे में क्या करें, पर्यावरण और जो उपनिवेशवाद है उसके बारे में जानेंगे। यह शब्द उपनिवेशवादी शक्तियों तथा उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जो पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप और वहाँ की जो पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट करने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अवधारणा यह समझाने में मदद करती है कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने केवल आर्थिक व राजनीतिक लाभ ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय शोषण के माध्यम से पारिस्थितिकी संतुलन को भी गहराई से प्रभावित किया है। जो ये औपनिवेशिक सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने केवल आर्थिक और राजनीतिक लाभ ही नहीं प्राप्त किया बल्कि हमारे जो पर्यावरण है उनको भी काफ़ी हद तक उनका शोषण किया। वो कैसे किया, जो हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद की परिभाषा। जो पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद है वह प्रक्रिया है जिसमें उपनिवेशवादी शक्तियाँ दूसरे देश या क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि इसके बारे में हमें परिभाषा लिखनी है तो उसको समझाना होगा कि जो उपनिवेशवादी शक्तियाँ हैं यानी जो शक्तिशाली जो राष्ट्र होते हैं वो दूसरे देशों में जा कर के उनके क्षेत्रों प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, खनिज, जल, भूमि और जैव विविधता को अपने औद्योगिक व व्यापारिक हितों के लिए अत्यधिक शोषण करते हैं। वे क्या करते हैं कि अपना हित देखते हैं, वे दूसरों का हित तो देखते ही नहीं। वे अपने औद्योगिक मामलों के लिए, व्यापारिक अपने व्यापार के हितों के लिए क्या करते हैं, अत्यधिक उनका शोषण करते हैं उसका पर्यावरण का। इसमें क्या है, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में हस्तक्षेप करके ये उन्हें औपनिवेशिक संरचना के अधीन कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल संसाधनों का दोहन है, यानी उनको नष्ट करना, एक प्रकार से उनका दोहन करना, बल्कि उपनिवेशों की भूमि को उत्पादन उन्मुख बनाने और स्थानीय समाजों को औपनिवेशिक पूंजीवाद के ढांचे में डालना भी है। इस लाइन का उद्देश्य क्या है, वे केवल संसाधनों का दोहन ही नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, वे अपने हित के लिए यानी उनका अच्छा उत्पादन हो, उससे क्या हो उनको पूंजी मिले, यानी अच्छी प्रकार से उन्हें इसकी क्या बात हुई है कि हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा मिले। इम्पोर्टेंट है कि मैं पूंजी कमाने, उनको तो क्या है अपना हित ही दिखता है। देखो अगला पॉइंट कैसे लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद के उदाहरण। भारतीय उपमहाद्वीप में पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद की प्रक्रिया विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान तीव्र हुई। क्या है, ये साम्राज्यवाद की जो भावना ये जो अंग्रेज़ों के समय ही क्या थी, ज़्यादा तेज हुई। औपनिवेशिक शक्तियों ने प्राकृतिक संसाधनों की क्या है खोज करनी स्टार्ट की, खोज व दोहन की संस्थागत रूप दिया और इसे प्रकृति तथा विकास के नाम पर जायज़ ठहराया।
उन्होंने कहा कि हम प्रगति करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और विकास का नाम लेकर के उन्होंने हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। एक प्रकार से देखो जंगलों का शोषण, उन्होंने जंगलों को कैसे कटवाया। देखो पर अंग्रेजों ने भारत के घने वनों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम जैसे कानून लागू किए। अंग्रेजों ने क्या किया, वनों पर नियंत्रण काबू करने के लिए भारतीय वन अधिनियम कानून लेकर आए। इससे स्थानीय आदिवासी और वनवासी समुदायों को उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया। कैसे क्या है, वनों को रेल के स्लीपर यानी वो जो रेल वहाँ से निकाली गई थी, वहाँ से क्या है वनों में से क्या काट करके क्या है उन लकड़ियों को क्या है जहाज़ों के निर्माण में, व्यापारिक वस्तु जैसे चंदन, बांस, गोंद आदि के उत्पादन के लिए काटा गया, उनको काट दिया गया। इससे क्या है जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जो वन अपना पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र है असंतुलित हो गया। उन्होंने तो अपना एक देखा, उन्होंने रेल बिछाई किस लिए थी, अपने यानी कि आने जाने के अंदर उनको भारत से समस्या न हो, मेन रीज़न तो यही था। फिर क्या है नदी तंत्र और सिंचाई नदी, यानी जो पानी के अंदर समुद्र के थ्रू जाएंगे ना तो उनको ज़्यादा यानी कि खतरा भी एक प्रकार से। और लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपने इंडिया से और यानी ब्रिटेन तक हमें रेल का निर्माण करें, जिससे कि हम आसानी से भारत के अंदर भी आसानी से हम क्या कर सकें, उद्योग अपना और कार्रवाई सारी सही कर सकें। नदी तंत्र और सिंचाई नीति क्या है, इनसे क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक शासन ने क्या है सिंचाई नियंत्रित करने और कृषि से राजस्व प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर नहर प्रणाली का निर्माण किया। उनका मेन मोटिव क्या था, मैं राजस्व प्राप्त हो सके, बहुत ज़्यादा कर मिल सके। इससे प्रारंभिक जल व्यवस्थाएं जैसे तालाब, बावड़ियाँ और स्थानीय सिंचाई तंत्र उपेक्षित हो गए। इसके साथ साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव पड़ा और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया। देखो क्या करते हैं उन्होंने नदी तंत्र सिंचाई नीति चलाई उन्होंने, इससे क्या उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव पड़ा। यानी कि हम अब वर्तमान में देखते भी हैं, हम जिस भूमि के अंदर ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ा देना वो आई बार, तो जिससे क्या है अपने ऑटोमेटिक भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर क्या है शहरीकरण और रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से किया गया था। निर्माण तो केवल इनका व्यापारिक मेन मुद्दा क्या था, इनको व्यापार करना रेलवे और बंदरगाहों का, जिससे क्या है खनिज और वन उत्पाद और कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। जिससे कि हम जो ये खनिज जैसे हैं जो वनों से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, कृषि वस्तुओं का हम निर्यात करके अपने देश के अंदर क्या है इस बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, जंगलों की कटाई और पर्यावरण असंतुलन हुआ। अंग्रेजों की हमें भावना का पता था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत से अच्छे सस्ते दामों के अंदर कच्चा माल ले जाते थे और वही उनसे तैयार माल को क्या है इंडिया के अंदर ला करके उसे ज़्यादा पैसों के अंदर बेचा जाता था, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। वे तो अपना प्रॉफिट देखते थे। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या ही हो, चाहे भूमि खराब हो, चाहे किसानों की हालात कैसी भी हो। तो देखो आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक कृषि का थोपना क्या है, उन्होंने कृषि को उनके किसानों को थोपा। एक प्रकार से अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर नील की खेती ज़्यादा हो, और नील की खेती अपने जो भारत के जो किसान थे वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती क्या है उपजाऊ शक्ति को भूमि की बिल्कुल ही कम कर देती थी। देखो ब्रिटिश सरकार ने परंपरागत मिश्रित खेती की बजाय नकदी फसलों जैसे, उन्होंने कहा कि उनको तो नकदी फसल चाहिए, जिससे नकदी फसल कौन सी होती है, जैसे हमें किसी को दे दिया और हमें हाथों हाथ क्या है पैसे मिल गए। एक प्रकार से वही क्या होती है नकदी फसलें होती है, जैसे नील हो गया, अफीम हो गया, कपास हो गया और जूट की खेती को बढ़ावा दिया। इससे न केवल जैव विविधता में गिरावट आई, बल्कि क्या है मिट्टी की जो उर्वरता है वो पर भी कम असर पड़ा। किसानों को खाद्य फसलों की जगह बाजार केंद्रित फसलों की खेती के लिए विवश किया गया। एक प्रकार से उन्हें विवश किया गया क्या है, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। जिससे क्या है स्थानीय खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। पर्यावरण दृष्टिकोण से प्रभाव क्या पड़े इनका। देखो पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद के चलते भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आए। प्रारंभिक जीवन शैली और प्रकृति के साथ सामंजस्य का ताना बाना टूटने लगा। निम्नलिखित प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़े देखो। प्रारंभिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण का ह्रास हुआ। संसाधन है उन पर क्या स्थानीय नियंत्रण का ह्रास हुआ। पर्यावरण असंतुलन जैसे भूमि कटाव, सूखा और बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई।
और जैव विविधता के अंदर कमी आई। प्रारंभिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों का क्या हुआ, विनाश हो गया। स्थानीय समुदायों का प्रतिरोध, इनके स्थानीय समुदाय को क्या कहना था इसके बारे में। हालांकि औपनिवेशिक ताकतें काफ़ी हद तक सफल रही, लेकिन स्थानीय समुदायों द्वारा पारिस्थितिक साम्राज्यवाद का विरोध भी किया गया। जंगल सत्याग्रह, नील आंदोलन, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के अनुसार तो हमने पढ़ा हुआ भी हमने चिपको जो आंदोलन था, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति क्या थे, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए और कहने लगे कि हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ों से पहले हमारी नाड़ उतारनी होगी एक प्रकार से। तो ये चिपको आंदोलन भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आंदोलन इनफैक्ट ही नहीं है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट भाग है हमारे इतिहास का, कि जो बहुत सारे जो व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे जो देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान ही गंवा दी। उन्होंने पेड़ों से लिपट गए थे व्यक्ति के, हमने कहा पेड़ नहीं काटने देंगे। क्या है, अंग्रेज अपना जो लालच है उसके अनुसार कुछ नहीं देखते थे। जैसे आंदोलन ने इसको शोषण का विरोध किया। यह आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार पर्यावरणीय न्याय के लिए जन संगठन खड़े किए गए। पढ़ते लिखना है हमें, लास्ट के अंदर इसका निष्कर्ष लिखना है। पारिस्थितिक साम्राज्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जो पर्यावरण और उपनिवेशवाद के मध्य संबंधों को उजागर करती है। यह केवल संसाधनों के दोहन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है जहाँ पर्यावरणीय शोषण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का दमन एक साथ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का पर्यावरण इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे पारिस्थितिक साम्राज्यवाद न केवल प्रकृति को क्षति पहुँचाई, बल्कि प्रकृति को हानि पहुँचाई, बल्कि एक समूची सभ्यता की प्रारंभिक जीवन शैली और उनके पारिस्थितिक चेतना को भी झकझोर करके रख दिया। और आज जब पर्यावरण संकट गहरा होता जा रहा है, तब इस इतिहास को समझना और उससे सीखना अत्यंत आवश्यक है। आज के हमें पर्यावरण की स्थिति को हम देखते हैं, कितना AIQ जो लेवल है कितना बढ़ा हुआ है। तो हमारा मेन मोटिव है कि हमें पर्यावरण को भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमें पहले बात तो हमें पेपर के क्वेश्चन आए तो इस तरह तो फॉर्मेट लास्ट के अंदर निष्कर्ष जरूर लिखना है। इसी तरह हम जो क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारे क्या पूरे मार्क्स आएंगे पेपर के अंदर, मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि मैंने भी पिछली बार MA के जो है क्या है एग्जाम दिए हैं, जिसमें कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बल्कि मैंने पेपर से पहले मैं बस 5 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के तैयार करके जाती थी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।